दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से हाजिर हैं हम मई महीने की मैगजीन को लेकर आपके साथ। लेकिन ये मई महीने की मैगजीन की राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात इस वीडियो में करेंगे। इसमें हम आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको मैगजीन में ही मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीच में बात करते रहेंगे, कुछ कुछ चीजें जानते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता मानहानि मामले में रद्द। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक बड़ा मसला बन गया है, इसलिए आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत बातें होंगी, पूरी जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन में ही मिलेगी। सबसे पहले देख लीजिए कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। 4 साल पुराना मामला है ये। तब क्या हुआ था कि सूरत की एक अदालत ने मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कारावास की सजा के बाद 23 मार्च 2023 को सुनाई थी। ये फैसला सुनाया था सूरत की एक कोर्ट ने। तो इस फैसले में के विरुद्ध अपील का समय देते हुए फैसले को 1 माह के लिए स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन लोकसभा सचिवालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 102(1) के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव यानी कि 23 मार्च 2023 से समाप्त कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देगा। और इसके साथ ही उनकी वायनाड लोकसभा सीट को रिक्त घोषित करते हुए इसकी सूचना चुनाव आयोग को प्रेषित कर दी। इस आपराधिक मामले में सूरत के मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी श्री हरीश हसमुख वर्मा ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत 2 वर्ष के कारावास की ये सजा वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी को 23 मार्च को सुनाई। ये धाराएं मानहानि मामले में और उससे सजा से संबंधित है। बता दें कि राहुल गांधी पे 7वां मामला है जिसमें श्री राहुल गांधी को जमानत प्रदान की गई है। ज्यादातर जो राहुल गांधी पर मामले हैं वो उनके बयानों से ही जुड़े हैं। कुछ कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से इन पर ऐसे 7 मामले चल रहे हैं। 7वां ये है और ये है। चलिए जान लेते हैं कि जन प्रतिनिधित्व कानून क्या है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ही राहुल गांधी के साथ ये सजा सुनाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जन प्रतिनिधित्व कानून है क्या भला है ये। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और वो सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए 6 साल तक अयोग्य रहेगा। अगर दोष उसका सिद्ध हो जाता है तो वो 2 साल की सजा पूरी कर भी लेता है, उसके बाद भी वो 6 साल तक वो अयोग्य घोषित हो जाता है। इस संबंध में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर अपीलीय अदालत में राहुल की दोष सिद्धि और 2 साल की सजा को निलंबित कर देती है तो लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होंगे। अब देखते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए क्या कुछ करते हैं। दूसरी खबर यह है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी दल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या मामला है, चलिए देख लेते हैं। देश के 14 विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में 24 मार्च 2023 को दायर की, जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड तथा जमानत के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग सर्वोच्च न्यायालय से की गई। सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की गई। आगे कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने एकजुटता दर्शाते हुए इस याचिका में कहा कि सीबीआई व ईडी के 95% मामले विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हैं। ऐसा कहा गया। एनडीए के सत्ता में आने के पश्चात सीबीआई व ईडी द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दायर मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि की बात कहते हुए दोष सिद्धि की दर 4 से 5% बताई गई। जिन 14 राजनीतिक दलों ने याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया, चलिए उनके बारे में जानते हैं। उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा दल, यूनाइटेड भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो शिवसेना पार्टी है वो उद्धव ठाकरे की है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिल्ली मुंबई के बाद भोपाल में दिव्य कला मेला संपन्न। पहले मेला दिल्ली और मुंबई में किया गया। दिव्यांगों के लिए खासतौर पर एक मेला है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों व हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता यानी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करने के लिए, उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए मंच प्रदान करने के लिए देश भर में प्रमुख शहरों
में दिव्य कला मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की एक योजना है। ऐसा पहला दिव्य कला मेला 2 से 7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। 16 से 25 फरवरी 2023 को मुंबई में तथा उसके बाद 12 से 21 मार्च को भोपाल में किया गया। दिल्ली मुंबई के बाद 12 से 21 मार्च के बीच भोपाल में किया गया। यह ध्यान रखना आप लोगों को। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने 12 मार्च को किया। भोपाल हाट में जो ये दिव्यांग मेले का आयोजन जो भोपाल हाट में हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। भोपाल हाट में 12 से 21 मार्च 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता के तत्वाधान में आयोजित इस कला मेले में दिव्यांग शिल्पकारों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम तथा पैकेट बंद फूड, कपड़े, खिलौने, उपहार व घर की सजावट के सामान आदि अवलोकन एवं बिक्री के लिए उपलब्ध थे। ये आगे बढ़ते हैं। सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। भारतीय नौसेना ने INS विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण 7 मार्च 2023 को किया। 7 मार्च 2023 को किया। इसके साथ ही जहाज रोधी मिसाइलों को लक्षित करने की क्षमता भी जो है वो प्रमाणित हुई। इसका वजन देख लेते हैं। 275 किलोग्राम वजन की 4.5 मीटर लंबी तथा 0 से 45 मीटर व्यास वाली MRSAM निर्माण, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है क्योंकि कुछ चीज़ें ना एग्जाम में पूछ दी जाती है और फिर जब हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये 12 साल पुराने उपग्रह को इसरो ने प्रशांत महासागर में गिरा दिया। ये उपग्रह है, ये देखिए मेगाट्रॉपिक्स, ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसको प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। 12 साल पुराना है ये। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये देखिए, इसरो ने 12 वर्ष पूर्व पृथ्वी की लो ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1 को अत्यंत नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में गिरा दिया। इसका लगभग 1000 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह को इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया था। यानी कि उस टाइम पे उसको लगाया गया था, लेकिन 12 साल बाद ऐसे गिरा दिया गया। चलिए जान लेते हैं। 3 वर्ष तक मौसम की जानकारी देने के लिए डिजाइन किए गए इस उपग्रह की 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की थी। मौसम की जानकारी के लिए इसको डिजाइन किया गया था। बेसिकली इसरो के मुताबिक यदि इसे नीचे नहीं गिराया जाता तो ये निष्क्रिय उपग्रह 100 वर्ष तक अपनी कक्षा में ही पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता। ट्रॉपिकल वेदर व जलवायु की स्टडी के लिए प्रक्षेपित इस उपग्रह की डीऑर्बिटिंग व पृथ्वी के वातावरण में इसकी री एंट्री का ये कार्य यूनाइटेड नेशंस इंटरएजेंसी स्पेस डेब्रिस कमेटी के साथ तय शर्तों को पूरा करने के लिए किया गया। संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था यूनिडेक 39 उपग्रहों पर नजर रखती है जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या एवं रिक्तियां। काफ़ी ये लंबा मसला है, कई दिनों से चल रहा है। जब से किरण रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया है तब से इसने एक तुल पकड़ लिया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में 21 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 34 पद ये मुख्य न्यायाधीश सहित भरे हुए थे तथा न्यायाधीशों का कोई पद रिक्त नहीं था, ये उन्होंने बताया था। अब ज़्यादा जानकारी के लिए www.ptgroup.in वेबसाइट पर विजिट करें। इसके अलावा आप मैगजीन भी देख सकते हैं। देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश है ये, इसका ध्यान रखना आप लोग को। न्यायाधीश है ये, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, ये कोई बात नहीं। ये न्यायाधीश है। देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत पद, यहाँ पे ये पद की संख्या दी गई है। ये आप लोग मैगजीन में देखेंगे ना, पूरी डिटेल से आपको वहाँ पर दी गई है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अस्थायी 274 अतिरिक्त न्यायाधीश, इनमें कार्यशील संख्या 785, जिसमें से 640 अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या 145 अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अस्थायी न्यायाधीशों के 200 तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के 129 पद रिक्त थे। ये 21 मार्च 2023 की स्थिति थी जो कि किरण रिजिजू ने बताया था।
क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने वो सवाल के जवाब में इसका बताया था कि कितने रिक्त अभी तक खाली हैं और क्यों नहीं देश में जो मामले हैं उनका निपटारा हो पा रहा है। देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में अनुमोदित न्यायाधीशों की संख्या तथा रिक्तियों का पूरा विवरण आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों से बोलते आ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अंतरिक्ष में इसरो बड़ा कदम, 36 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया LVM-3 रॉकेट। यानी कि इसरो ने एक और सफलता पाई है। चलिए जान लेते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 26 मार्च 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से 36 उपग्रहों को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया। एक और इसरो ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, इसरो ने ब्रिटेन के OneWeb के लिए 36 उपग्रहों के इस दूसरे बैच का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह कंपनी के फर्स्ट जनरेशन के लोअर अर्थ ऑर्बिट तारामंडल समूह को पूरा करेगा, जिसे कंपनी 2023 में वैश्विक कवरेज शुरू करेगी। इसरो का वर्ष 2023 का ये मिशन दूसरा मिशन है ये 2023 का, सोच लीजिए। इस वर्ष के पहले मिशन के तहत उसने नव विकसित छोटे व्यवसायिक प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 10 फरवरी को 3 छोटे उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित किया था। ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो ये वाला मिशन है वो इसरो का दूसरा मिशन था, यानी कि 2023 में अभी तक 2 मिशन इसरो ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए OneWeb के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सवाल आ जाए कि आखिर OneWeb क्या है, या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि OneWeb है क्या। तो चलिए OneWeb के बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ पे ब रहेगा, वो छूट गया है, कोई बात नहीं। बता दें कि OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है जो सरकारों एवं उद्योगों को संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। OneWeb ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध किया था। इन दोनों का करार हुआ है और उसी करार के तहत ये दोनों काम करते हैं। इस अनुबंध के तहत OneWeb के लिए इसरो का ये दूसरा प्रक्षेपण था। OneWeb के लिए 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को ही किया था। फिलहाल हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन पूरी डिटेल आपको प्रतियोगिता दर्पण की मई महीने की मैगजीन में मिल जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप www.pdgroup.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए भी आप इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।